द्वंद्व ज्वर जो है, या संसर्ग और सन्निपातज। संसर्ग मतलब जब दो दोष मिल जाते हैं तब संसर्ग होता है, जब तीन दोष मिल जाते हैं तो सन्निपातज ज्वर होता है। तो वही सब मैं बताने के लिए आया हूँ। तो पहले हम लोग द्वंद्व ज्वर में क्या क्या होता है वह हम लोग देखेंगे, फिर सन्निपातिक ज्वर में क्या क्या होता है वह देखेंगे। तो द्वंद्व ज्वर जो है ना, इसमें ज्वर जो रहता है उसमें वही विशेष रूप से जो दोष होते हैं उसके ही सारे सिम्टम्स देखते हैं। जैसे वातज ज्वर के सारे सिम्टम्स देखते हैं वो वायु से रिलेटेड, पेन, वेदना, और किस तरह से विषम गति आ रही है वह दिखाई देता है। पित्त ज्वर में हम लोगों ने देखा कि थोड़ी सी श्वेत प्रवृत्ति बढ़ जाती है वातज और कफज के तुलना में। और दूसरा क्या है कि दाह, पाक, राग, लालिमा, ये सारे सिम्टम आते हैं। कफज ज्वर में हमने देखा कि शिरोगुरुता, अंग गुरुता, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। श्वास का प्रतिशय, ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। तो जब द्वंद्व ज्वर होता है तो दो दो दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, ऐसे द्वंद्व ज्वर रहते हैं। तो उसमें हम लोग ने उसको संसर्गत ज्वर भी बोलते हैं या द्वंद्व ज्वर भी बोलते हैं। यह जो द्वंद्व ज्वर जो होते हैं इसमें दो तरह से हम लोगों ने, मतलब आचार्यों ने ऐसा बताया है कि प्रकृति सम समवाय और विकृति विषम समवाय। इसका हमें समझना बहुत जरूरी है। जो भी सिम्टम दिखते हैं, जैसे वात और कफ के सिम्टम अगर दिख रहे हैं ना, तो कभी कभी पसीना आना, अति स्वेद प्रवृत्ति हो रही है, तो यह हो गया कि विकृत विकृति विषम समवाय। मतलब उसमें कोई जो लक्षण है वह कुछ अलग तरह से कॉम्बिनेशन में आ गए हैं, इसलिए विकृति विषम समवाय। जब समान गुण वाले ही सारे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है तो उसमें वेदना होगा, वायु की रुक्षता बढ़ेगी, कफ का जो जो गुरुता होगा। तो जब सेम दोषों के अनुसार जब सिम्टम आते हैं तो उसको बोलते हैं प्रकृति सम समवाय। और जब दूसरे कोई ऐसा सिम्टम आता है जिसमें हमें वो दोष तो दिख ही नहीं रहे थे, लेकिन एक दो सिम्टम ऐसे आ जाते हैं जो आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विकृति विषम समवाय। अभी क्या है कि दोषों का अनुबंध होना, दुष्यों में दोष दुष्य समूर्छना होना, और कौन सा दोष डोमिनेंट है, और अंशांश कल्पना से देखिए कि मतलब वायु क्या कौन सा गुण जुड़ा है, कफ का कौन सा गुण जुड़ा है, उसके वजह से वो सारे सिम्टम मिलते हैं। कभी कभी पित्त का भी कुछ परसेंटेज में जो गुण रहता है वह भी जुड़ जाता है, इसलिए विकृति विषम समवाय ऐसा बोला जाता है। इसी को ऐसा बता रहे हैं कि अगर वातज ज्वर और पित्त ज्वर के सिम्टम्स दिखे तो वह हो गया प्रकृति सम समवाय, मतलब जैसा दोष वैसे लक्षण। उसी तरह से वात कफज ज्वर में वायु और कफ का है तो वहां पे स्वेद प्रवृत्ति की हो रही है, तो वो विकृति विषम समवाय से होने लगते हैं। तो इस तरह से ऐसा बता रहे हैं कि विजय रक्षित जो जी हैं, जिन लोगों ने टीका लिखी है माधव निदान में, उन्होंने बोला है, आचार्य विजय रक्षित जी बोल रहे हैं कि विकृति विषम समवाय के जब लक्षण मिलते हैं ना, तब उसमें द्वंद्वज में और सन्निपातज में ज्यादा ये लक्षण मिलने लगते हैं। जब एकांतिक दोष रहते हैं, वातज, पित्तज, कफज ज्वर, तब उसमें इतने नहीं मिलते हैं, लेकिन द्वंद्व ज्वर में ये ज्यादा दिखने लगते हैं। और इसी तरह से और माधव निदान में ऐसा बताया है, जब हम माधव निदान पढ़ते हैं तो वात पित्तज ज्वर में क्या क्या सिम्टम दिखते हैं वो पहले हम लोग देखते हैं। श्लोक में ऐसा बताया है कि वात पित्तज, वायु और पित्त के सिम्टम्स आएंगे। तो ऐसा बता रहे हैं कि तृष्णा, मूर्छा, भ्रमोदाह, स्वप्न नाशा, शिरो रुजा, कंठास्य शोषो वमथु, रोम हर्षो अर्चिस्तमः, पर्व भेदस्य जृंभा च, वात पित्त ज्वराकृति। अब इसमें तृष्णा लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, वात और पित्त है तो वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, पित्त का उष्णता, तीक्ष्णता सब बढ़ा हुआ है, तो इसलिए तृष्णा, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। मूर्छा होता है, भ्रम होता है, दाह होता है, निद्रा नाश होता है, शिरशूल होता है, कंठ शोष होता है, मतलब गला सूखने लगता है, नींद नहीं आती है, सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, भूख प्यास प्यास ज्यादा लगने लगती है, भूख तो लगती नहीं है, फिर मूर्छा होने लगती है, फिर सर्दी, उल्टी जैसा सिम्टम आता है, रोंगटे खड़े होते हैं, अरुचि होती है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, पर्व भेद मतलब ज्वाइंट्स में पेन होने लगता है, जृंभा जृंभा मतलब जम्भाई आने लगती है। तो ये सिम्टम जब आ जाते हैं ना, तो ये वात पित्त ज्वर, इसके ही जैसे जैसे सिम्टम है वैसे जैसे जैसे लक्षण आने चाहिए वैसे ही दिख रहे, तो इसमें प्रकृति समसमय ही सारा सिम्टम है। इसी तरह से वात कफत ज्वर जो है, इसमें बता रहे हैं कि स्तैमित्यम पर्वणो भेदो, निद्रा गौरव में वच, शिरोग्रह शिरोग्रह प्रतिशाय, कास स्वेदा प्रवर्तनम, संतापो मध्य वेगश्च, वात श्लेष्म ज्वराकृति। अब इस पर टीका लिखा गया है, स्वेदा प्रवर्तनम, स्वेदस्य असमानत कारण प्रवृत्ति, मतलब स्वेद प्रवृत्ति जो हो रही है वात और कफत ज्वर में, यह विकृति विषम समवाय का एक सिम्टम है, टिपिकल सिम्टम है, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं।
मतलब वहां पे वही वही दोष नहीं मिले हैं, उसमें पित्त का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए विकृति विषम समवाय हो रहा है। और स्तैमित्य मतलब आप लोगों को पता है कि गीले कपड़े से पूरा बॉडी को लपेट दिया है, ऐसा फील होना स्तैमित्य। परवणाम भेदो मतलब जॉइंट्स में पेन होना, पैर की हाथ और पैर की उंगलियों में दर्द होना, निद्रा बहुत ज्यादा नींद आती है, गौरव में गुरुता बहुत ज्यादा होती है, शिरोग्रह सर में ऐसा लगता है स्टिफनेस आ गया है, प्रतिशय कासह मतलब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, खांसी बहुत ज्यादा आती है, संतापो मध्य वेगश्च संताप जो होता है वो वायु और कफ की वजह से मंद वेग का आता है, ये सारा बताए। और दूसरा और हारिस संहिता में इसी को बताए वात कफत ज्वर के लिए कि शिरोग्रह स्वेदा भावश्च कासो ज्वरस्य लिंगम कफ वातजस्य मतलब शिरोग्रह होता है वो ज्यादा स्टिफनेस आ जाता है, स्वेदा भाव स्वेद भाव जो है वात कफात्मक ज्वर में ये आता ही है, हमारे पेशेंट जब आते हैं तो उनको पेन भी हो रहा होता है और कफ के भी सिम्टम्स सारे दिख रहे होते हैं, लेकिन पसीना भी थोड़ा थोड़ा आने लगता है। और इसमें ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि इतना पसीना आता है कि ऐसे धारा गिरने लगेगी, इतना पसीना आता है, लेकिन वह इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा स्वेदवस्त्र स्रोत से खुल गया है, वहां से थोड़ा थोड़ा लीक होने लगता है, इसलिए ऐसा होने लगता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि अकारणात मतलब ये जो पसीना आ रहा है अकारण से आ रहा है, कोई कारण नहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां पे दोषों का वहां दोष दोष समूर्चना हुई है, उसमें पित्त तो इन्वॉल्व था लेकिन हमें समझ नहीं आता है। इसी तरह से हारित ने बोला है कि स्वेदा भविष्य ये विकृति विषम समवाय से होता है, ऐसा हारित संहिता में इसको स्पष्ट किया है। इसके बाद में कफ पित्त ज्वर उसके बारे में बता रहे हैं कि लिप्त तिक्तास्यता तंद्रा मोह कातो रुचिस्त्रिषा मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम श्लेष्म पित्त ज्वराकृति मतलब जब कफ और पित्त का अगर इन्वॉल्वमेंट रहता है तो मुंह जो रहता है वो कफ से लिप्त रहता है, फिर तिक्तास्यता मुंह का स्वाद जो रहता है वो कड़वा हो जाता है, तंद्रा बहुत ज्यादा ड्रॉजीनेस ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, लेकिन ऐसा ड्रॉजीनेस फील होता है, उसको तंद्रा बोलते हैं। फिर मोह होता है, क्या करना है क्या नहीं करना बुद्धि को समझ नहीं आता, यह मोह की स्थिति होती है। फिर कास होता है, खांसी होती है, अरुचि होता है, तृष्णा बहुत बार बार प्यास लगती है, दाह होता है, शैत्य उत्पन्न होता है, तो इसको हम बोलते हैं कफ पित्त ज्वर। इसके बाद में सान्निपथिक ज्वर जब रहता है इसमें तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और सान्निपातिक ज्वर अगर आप लोगों को देखना है तो वह बहुत ज्यादा डीप में बताया है, वो माधव निदान में बताया है। सन्निपातिक ज्वर पे मैं कभी विशेष रूप से लेक्चर लूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा 13 तरह का सन्निपात रहता है, लेकिन प्रकृति सम समवाय से सन्निपात का वर्णन जो है चरकाचार्य जी ने शॉर्ट में बताया, माधव निदान में इसको और ज्यादा डीप में बताया है कि प्रलापक ज्वर क्या होता है, संदिग्ध सन्निपात का ज्वर क्या होता है, अलग अलग 13 तरह के बताए हैं। लेकिन चरकाचार्य जी ने एक सिम्टम बताए हैं, कुछ कुछ सिम्टम 101 नंबर से जो ज्वर चिकित्सा तीसरा है उसमें 101 से 106 नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि क्षणे दाह क्षणे शीतम अस्ति संधि शिरो रुजा शास्त्रावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने चापी लोचने सस्वनो सरजो कण्णो कंठ शुकैर्वृतः तंद्रामोह प्रलापश्च कास श्वासो अरुचिर्भ्रमः परिदग्ध खरस्पर्शा जिह्वा शस्त्रांगता परम स्टीवनं रक्तपित्तस्य कपोन मिश्रितस्य च शीर्षो लोठनं तृष्णा निद्रा नाशो हृदि व्यथा स्वेदमुत पुरुषाणां चिरादर्शनमल्पशः कृशतुं नात्री गात्राणां प्रततं कंठकूजनं कोठानं शवरक्तानां मंडलानां च दर्शनम् मुक्त मुखत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च चिरात्पाकश दोषाणां सन्निपात ज्वराकृतिः। इतना बढ़िया बताया है ना कि जब सन्निपात ज्वर रहता है तो उसमें वायु भी बढ़ा है, पित्त भी बढ़ा है, कफ भी बढ़ा है, तो तीनों के सिम्टम होने की वजह से कभी पित्त के सिम्टम हमें ज्यादा दिखते हैं, कभी वायु के सिम्टम दिखते हैं, कभी कफ के सिम्टम दिखते हैं, क्योंकि सन्निपात अवस्था है। तो इसमें क्या होता है कि कभी ना दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन बहुत होगा, कभी ठंडी बहुत ज्यादा लगेगा, फिर ज्वाइंट्स में पेन होने लगेगा, फिर अस्थि में भी पेन होने लगेगा, अस्थि शूल होगा, संधि शूल होगा, फिर शिरा शूल भी होगा, हेडेक भी होने लगेगा, फिर नेत्र स्त्राव बहुत ज्यादा आंखों से आंसू आने लगता है, फिर आंखें जो है ना वो ऐसे मतलब गंदी गंदी ऐसा लगता है कि कीचड़ भरा हुआ है, इस तरह के देखते हैं, कभी कभी रेड कलर की दिखते हैं, कभी कभी संकुचित हुई दिखती हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा डायलेटेड विस्फारित हुई दिखती है, कभी कभी संकोच आने जैसा होता है। ये सन्निपात ज्वर में ये सारे सिम्टम्स आते हैं। फिर कर्णशूल होता है, जब फीवर आता है ना कान दर्द बहुत ज्यादा होता है, फिर कर्णशूल मतलब कान से आवाज आती है। हम लोग ना जब पढ़ते थे मतलब बीएमएस में पढ़ते थे तो हमें कोई पढ़ाता था ऐसे, कोई टीचर लोग जब पढ़ाते थे ना तो समझ ही नहीं आता था कि ये सारा सिम्टम्स क्या है क्यों है।
अभी कर्ण श्वेड जब हो रहा है तो इसमें वायु का प्रकोप है, वायु के विकृति है वहां पे कान में। और पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रास्ते स्पर्शन इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता, तो श्रोत्र भी वायु का स्थान है। यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है वायु, इसलिए कान से अलग टिनाइटस जो बोलते हैं वहां आवाज आने लगती है, कान में दर्द होने लगता है, गल ग्रह मतलब गला जो है वो ना अटक जाता है। इसके बाद में तंद्रा आती है, मतलब ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा आता है, मूर्छा बहुत ज्यादा आता है, प्रलाप होता है, पेशेंट इरेलेवेंट टॉकिंग करता है, फिर काश श्वास अरुचि, खांसी भी आएगा, सांस फूलने लगेगा, खाना खाने में टेस्ट नहीं आएगा, भ्रम होगा, चक्कर आने लगेगा। फिर खर स्पर्श जिह्वा, मतलब जिह्वा जो है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, और ड्राइनेस की वजह से खर स्पर्श रहता है। अंग शैथिल्य, पूरा बॉडी ना लूज पड़ जाता है, ये सन्निपात ज्वर में होता है। फिर पित्त या रक्त मिश्रित रक्त निष्ठीवन होता है, मतलब ऐसे स्ठीवन होता है ना तो उसमें रक्त मिश्रित या पित्त निष्ठीवन होता है। अभी क्या हुआ कि जब कोरोना का सेकंड वेव आया था ना, तो बहुत सारे पेशेंट ना कफत ज्वर वाले थे और उसके बाद में सन्निपात ज्वर में भी चले गए। और जो सन्निपात ज्वर है वो असाध्य बताया है, असाध्य टाइप के तरफ जाता है, अरिष्ट सूचक लक्षण। तो ऐसे पेशेंट आ रहे थे कि उनको खून का ऐसे स्ठीवन हो रहा था, पित्त का स्ठीवन हो रहा था, शिरा कंप हो रहा था, बहुत ज्यादा सर कांप रहा था, फिर पिपासा प्यास बहुत ज्यादा लगती है, निद्रानाश बहुत ज्यादा नींद ही नहीं आती, रात रात भर जागे रहते हैं, कुछ ना कुछ टेंशन रहता है तो सो ही नहीं पाते हैं, हृदय पीड़ा मतलब हार्ट में ऐसा पेन होने लगता है, स्वेदावरोध पसीना न आना, फिर मल मूत्रावरोध, मल और मूत्र जो है वो अच्छे से नहीं निकल पाता है, कंठ कूजन, कंठ से कुछ अलग तरह से आवाज आने लगती है, जैसे रोंकाई होता है ना वैसे जब भी सांस लेंगे ना तो कुछ तो अलग से ही आवाज आने लगती है। फिर पूरा बॉडी में रैशेस आने लगते हैं, स्निग्ध रंग, स्निग्ध श्याव और रक्त वर्ण के रैशेस आने लगते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा मंडलोत्पत्ति होती है। फिर अल्पवाक या मुखत्वम, थोड़ा थोड़ा ही बोलता है या बोल ही नहीं पाता है। फिर उदर गौरव, पेट फुला हुआ रहता है, ऐसे जो रहता है दोष पाक की स्थिति होती है, धीरे धीरे होता है। इस तरह से दोषोल्बणता की वजह से सन्निपात की अवस्था है उसको जानना चाहिए। अब इसमें बहुत ज्यादा ग्रंथों में बताया है, वो आप लोग को अगर डायग्नोस करने आ रहे हैं तो आप लोग करिए, और उसके बारे में मैं कभी विस्तार से सन्निपात ज्वर के बारे में बताऊंगा। अभी मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ वो मानसिक, अगर कुछ ना कुछ मन में जो धारणीय वेग हैं उनको रोका नहीं तो उससे क्या वेग आ जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला बताया है कामत ज्वर। अगर किसी का ना गर्लफ्रेंड जो भाग गई या ब्रेकडाउन हो गया या किसी उसको पता चला वो चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, कामी जो है काम वासना में बहुत ज्यादा है और वह उसको तृप्ति नहीं मिली, तो वो उसको जो ज्वर आता है मेंटल इसमें कारण रहता है। तो क्या सिम्टम होते हैं, चरक चिकित्सा स्थान तीसरा में 122 नंबर का श्लोक में ऐसा बताया है कि ध्यान निश्वास बहुलम लिंगम काम ज्वरे स्मृतम। जब मैं फर्स्ट ईयर बीएमएस में था तो हम सब लोग ना, मेरा ना यवतमाल में हुआ था, विदर्भा में जो नागपुर के पास एक कॉलेज है यवतमाल, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था। तो क्या हुआ कि अब नए नए यंग बच्चे होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बहुत जोश भी रहता है कि नए कॉलेज में गए हैं। तो क्या हुआ कि मेरे क्लास में एक लड़का था, उसने एक लड़की को देखा और उसको बहुत ज्यादा उससे क्रश हो गया। और होने के बाद ना ऐसे 1 महीना 2 महीना ऐसे गया, उसके बाद में ना उससे उसको प्यार हो गया। तो प्यार होने के बाद उसने उसको रेड रोज दे दिया, तो लड़की ने नहीं लिया और फेंक दिया। उसको ना फिर कामत ज्वर हो गया था, और कामत ज्वर में वो क्या हुआ था, यही सारे सिम्टम आ रहे थे कि उसको सांस ज्यादा फूलने लगी थी, और उसके बाद में विरह जैसे होता है, मतलब किसी से दूर चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, ये होने लगा, मन स्थिर नहीं रह रहा था। ये कामत ज्वर के सिम्टम सारे उसके टिपिकल दिख रहे थे। फिर आलस्य आ रहा था, भूख नहीं लगना, अरुचि होना, हृदय प्रदेश में वेदना होना, पूरा शरीर में शुष्कता, गात्र शुष्कता होना, दाह होना, फिर उसको शर्म भी आ रही थी, नींद भी अच्छी से नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद में उसका माइंड जो था इम्बैलेंस हो गया था, वो जाके भाग भाग के ना सुसाइड करना चाहता था कि नहीं उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। इस तरह से वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और ऐसा मैंने पेशेंट देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कामत ज्वर में, इसलिए ऐसे सिम्टम होते हैं। इसी तरह से माधव निदान में भी ये बताया कामत ज्वर, जब कोई अफेयर टूट जाता है। और पहले हमारे जमाने में कैसा होता था जब हम लोग कॉलेज में थे, आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये तो कॉमन बात है, मतलब चेंज हो जाता है। पहले के जमाने में किसी से भी प्यार होता था तो उसी से प्यार करना है और चेंज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए वो ही, मतलब उस पर कुछ ज्यादा ही प्यार होता था, वो जमाना ऐसा था।
मैं 97 की बात कर रहा हूँ। आज 2021 है, इसमें किसी से बात किया, उसके बाद में उससे भी बात किया, उससे भी चार पांच लोगों से प्यार हो जाता है। आज की परिस्थिति अलग है, उस टाइम में एक ही से होता था। तो उस टाइम में तो फिर ऐसे कामत ज्वर के ज्यादा लोग आते थे। अभी आजकल कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आजकल उतना प्यार भी नहीं है, ज्यादा सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है। स्वार्थ भावना से ही दोस्ती की जाती है, और ये रिलेशनशिप में आते हैं, दोस्ती होती है, सब स्वार्थ बहुत ज्यादा भरा है। पहले के जमाने में एकदम सच्चा प्यार होता था, एकदम सच्चा प्यार। तो उस अगर वो नहीं मिलता था तो क्या होता था, क्योंकि माइंड पे और दिमाग दिल पे कुछ ज्यादा ही असर होता था। तो उसमें क्या होता था, माधव निधन में बता रहे हैं, काम कामज चित्त विभ्रंश तंद्रा आलस्य भोजनम हृदय वेदना चास्य गात्रम च परिशुष्यति। आप लोगों ने देखा होगा, एक शाहरुख खान की मूवी आई थी, ऐश्वर्या राय और ये शाहरुख खान की देवदास मूवी आई थी। तो कितना पागल हो जाता है जब उसको ऐश्वर्या राय नहीं मिलती है, देवदास हो जाते थे ना, शराब पी पी के ऐसे पागल हो जाते थे और उसी में खो जाते थे। उनको और कुछ नहीं दिखता था। उनकी जो प्रेमिका है वो नहीं मिल पा रही है, बुखार में रहते थे और सारे सिम्टम। देवदास मूवी देखिए, उसमें वो मूवी देखने के बाद आपको ये कामत जोर और अच्छे से। हमें क्या है, हम डॉक्टर्स हैं, हमें ना हर तरह से कोई चीज कैच करना है कि इस तरह से हमारे पेशेंट आते हैं, हम फिर क्या इलाज करें, ये देख रहे हैं। तो देवदास मूवी देख लीजिए, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की, माधुरी दीक्षित की, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें ऐसे बता रहे कि चित्त विभ्रंश होना, चित्त जो है ना वो अपने स्थान पे नहीं रहना, उसका ना पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो अपने ही दुनिया में रहता है। उसी तरह से तंद्रा रहती है, वो ज्यादा ड्राउजीनेस रहता है, उसको खाया पिया नहीं जाता है, आलस आता है, अभोजनम खाना खाने का मन ही नहीं करता है। उसी तरह से हृदय वेदना, क्योंकि दिल से प्यार होता है और दिल टूट जाता है किसी का, और वो भी इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है, इमोशनली अटैच्ड होते हैं, वो नहीं मिलता है, तो हृदय वेदना ये सिम्टम होते हैं। च अस्य गात्रम च परिशुष्यति, शरीर में वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। ये ऐसे ही मेरा जो एक क्लासमेट था ना, उसका भी ऐसे हो रहा था, खाना ही नहीं खाया जा रहा था उसको, ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं। और फिर कभी बिजली के खंभे से टकरा गया, कभी ट्रक के नीचे आने के लिए भागने लगा, फिर सभी दोस्तों ने किया, ऐसा उसका 6 महीना तक रहा। कभी नसें काट ली, कभी अलग अलग जो होते थे, क्योंकि सच्चा प्यार था उसका। और वो लड़की ने इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारे उस टाइम पे कास्टिज्म बहुत रहता था। तो वो लड़का जो था वो शेड्यूल कास्ट था, और वो लड़की थी वो ओबीसी थी, तो उनमें ऐसा अलाउड नहीं था। और हमारे जमाने में लड़के लड़कियां जो थे ना, कॉलेज में कम बात करते थे। लड़कियों का अलग रो रहता था, लड़कों का अलग, और लड़के लड़की बात नहीं करते थे। और अगर किसी लड़की ने बात कर लिया किसी लड़के से तो अच्छा नहीं समझा जाता था। उस जमाने की बात बोल रहा हूँ। तो अब वो लड़की की मर्यादा कि पेरेंट्स ने पढ़ने को भेजा है, वो क्यों अफेयर करे, अब वो भी लो कास्ट के लड़के के साथ। तो लड़की की अपना वो था, लड़की को लड़का पसंद नहीं था, लड़के का एक वो था कि इतनी सुंदर लड़की है, और उसने मुझे ऐसे रिजेक्ट कर लिया, और सच्चा प्यार था उसका। तो ये कामत ज्वर हो गया था। फिर उसका असली में बाद में क्या हुआ कि साइकेट्रिक के पास लेके गए, फिर उसको और कोई दूसरी लड़की आ गई, फिर वो बैलेंस हो गया, फिर ठीक हो गया। लेकिन कामत ज्वर ऐसा होता है जो ग्रंथों में बताया वो सब सच में होता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि गात्रम च परिशुष्यति, वेट लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब इतना ज्यादा वेट लॉस होता है, खाया पिया नहीं जाएगा, कुछ उल्टी आएगी, खाने का मन नहीं करेगा। तो गात्रम च परिशुष्यति, मतलब रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नींद नहीं आना, ये सिम्टम होते हैं। इसी तरह से इसमें वाग्भट निदान स्थान में बता रहे हैं कि कामात भ्रमो रुचिर दाहो हृ निद्रा धी धृति क्षय। मतलब जब कामत ज्वर जो होता है, काम वासना पूरी नहीं हो पा रही है, या अटैचमेंट है। अब काम जो है, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल रिलेशन, उसका मन दिमाग ये सब इन्वॉल्व रहता है उसी चीज में, और वह चीज नहीं पूरा हो पा रहा है, तो क्या होता है, भ्रम होता है, फिर अरुचि होता है, फिर दाह होता है बहुत ज्यादा, फिर बुद्धि का नाश होता है, निद्रा का नाश होता है, धृति का नाश होता है, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। इसको ना आप लोग समझना जरूरी है। आजकल के ज़माने में यह उतना नहीं मिलता है कामत जोर, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा मिलता था। इसके बाद में और आजकल होता है ना, कॉमन बात है कि अगर किसी का कुछ झगड़ा हो गया ना, तो क्या करो कि व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दो, और इंस्टा में ब्लॉक कर दो, और ये फेसबुक में ब्लॉक कर दो, फ़ोन पे ब्लॉक कर दो, बात खत्म, अब कोई मतलब नहीं। फिर दूसरे के साथ दूसरे में चले जाओ। इतना जो है ना, स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं रह रहा है, उतना प्यार भी नहीं रह रहा है। आजकल ज़माना बदल गया है, सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है। पहले के जमाने में एक ही, और वो जमाना ही अलग था। उसके बाद में शोकत ज्वर बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी से हम अटैच रहते हैं, किसी के पिताजी की डेथ हो गई, किसी की दादी की डेथ हो गई, किसी के बच्चे की डेथ हो गई,
या फिर शेयर मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा डूब गया, या घर में चोरी हो गई, घर में आग लग गया, किसी ना किसी तरह से डिप्रेशन जब आता है और उसके वजह से ज्वर होता है, तो वो क्या होता है कि पहले और इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होता था ना, लोग इतने ज़्यादा अटैच्ड होते थे जब वनडे क्रिकेट होता था कि ना गुस्से में ना क्या करते थे कि टीवी फोड़ देते थे। तो वो तो गुस्सा हो गया, क्रोधत ज्वर हो गया। जो लोग को डिप्रेशन आ जाता था कि इंडिया हार गई या पाकिस्तान हार गया, तो वो ज्वर पीड़ित हो जाते थे, किसी को हार्ट अटैक आ जाता था। ये बहुत ज़्यादा ऐसे सदमा लगना जो बोलते हैं, सदमा लगता था, कोई ऐसे शॉक, कभी कभी मेंटल इम्बैलेंस तक हो जाता था। तो ऐसे शोकत ज्वर में ऐसा बता रहे हैं कि शोक जय बाष्पो बहुलम, जब शोकत ज्वर होता है, काम शोक भयाद वायु, वायु का प्रकोप हो जाता है, और उसके वजह से ऐसा बता रहे हैं कि इसमें रक्त धातु की भी दृष्टि होती है, पित्त की भी दृष्टि होती है। ऐसा विदेह नाम के जो ऋषि हैं उन्होंने बताया है, तो पसीना बहुत ज्यादा आता है। और ऐसे बोल रहे हैं भयात प्रलापा शोकश्च, पेशेंट ना इररिलेवेंट टॉकिंग करने लगता है, अपने में खो जाता है, भय में एंग्जाइटी में बहुत ज्यादा रहता है। शोकत ज्वर में ऐसा होता है कि उसका मन जो है वह बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। फिर प्रलापो भय शोकश्च, भय भी होता है, शोक भी होता है, और आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। फिर असहनीय वेदना, मतलब और ऐसा हुआ था जब महाराष्ट्र में जब बाला साहब ठाकरे जी का देहांत हो गया था, तो पूरा मुंबई उनके पीछे पीछे वो जा रहा था, मतलब जो शोक सभा जा रही थी, मतलब जो वो लेके जा रहे थे, और बहुत सारे लोग ना शोकत ज्वर में हो गए थे क्योंकि अटैच थे। बाला साहब ठाकरे आप हिंदू हृदय हृदय सम्राट ऐसा बोला जाता है, और वो सच में बहुत अच्छे लीडर थे, ग्रेट लीडर थे। और जब वो चले गए ना तो बहुत सारे लोगों को झटका लगा, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि इतना बड़ा, इतना अच्छा इंसान और वो चले गए। तो ये शोकत ज्वर होता है। इसी तरह से किसी से कोई अटैच्ड होता है, सबका अटैचमेंट अलग अलग हो सकता है, तो वह शोकत ज्वर में होते हैं, और मन प्रक्षुब्ध हो जाता है, मन जो है वह उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, व्याकुल होता है, अवसादित होता है, विषादित होता है, ऐसा सिम्टम होते हैं। तो उसमें माइंड जो रहता है वो बुदबुदाने लगता है, प्रलाप करता है, दीन मन हो जाता है, क्या करें क्या नहीं करें ये कुछ समझ नहीं आता है। ऐसा बोलते हैं महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र पोरका जाला, पोरका जाला, मतलब वो अनाथ हो गया, इस तरह से कि अब क्या होगा, हमारे पास तो कोई नहीं, हम अनाथ हो गए, इस तरह से ऐसा फीलिंग आने लगता है, और भय बहुत ज्यादा लगता है। तो ये शोकत ज्वर के सिम्टम बताए हैं। इसके बाद में क्रोधत ज्वर, किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी ने हमारा बहुत ज्यादा नुकसान किया, हमने उस पर अच्छा काम किया और वो कृतज्ञ है, हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करने के बाद भी वो आके पीछे से हमको ऐसे बैक स्टेप कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा क्रोध आता है किसी से। तो उसके वजह से वो क्रोध बर्दाश्त नहीं हो पाता, और वो मन का इतना इफेक्ट होता है कि पूरा अग्नि मान्यता, वही संप्राप्ति वही होगी, लेकिन इसमें क्रोधात पित्तम, पित्त प्रकोपित होने के बाद जो गुस्से वाला जो ज्वर होता है उसको बता रहे हैं कि क्रोध जय बहुसन्नभम, मतलब इसमें ना बहुत ज्यादा विद्रोह, वायलेंस करने का मन करता है मन से, कि उसका नाश हो जाए, उसको मैं सत्यानाश कर दूं, ऐसा फील होता है। चरक चिकित्सा तीसरा अध्याय में 123 नंबर का श्लोक होता है। फिर क्रोधात कंपहा शिरोरुकवा, बहुत ज्यादा कंपन होने लगता है, बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है। वाग्भट चिकित्सा वाग्भट निदान दूसरा अध्याय में 42 नंबर का श्लोक बताया। और इसमें सुश्रुत संहिता में भी क्रोधत ज्वर के बारे में बताया। सुश्रुताचार्य जी ने भी देखा था कि बहुत ज्यादा क्रोध आने से ज्वर होता है, तो भवेत को पाच व्यपतु, शरीर कांपने लगता है बहुत ज्यादा, ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास, और वो इतना क्रोध होता है कि कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोलेबल गुस्सा आता है उसके वजह से, क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है, तो कभी कभी बीपी बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में इतना फास्ट जाता है कि सर दर्द होने लगता है, अंग कांपने लगता है, ऐसा फीलिंग होने लगता है। तो ये क्रोधक ज्वर, इसको समझना चाहिए। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दोषज ज्वर जो है, वातज पित्तज कफज, वात पित्तज पित्त कफज वात कफज, और सन्निपातज, ये तो शारीरिक हो गया व्याधियां, मतलब शरीर के दोषों की वजह से हो गया, निज दोषों की वजह से। जो ये मानसिक जो रहता है, मानसिक कारणों का आघात से, मानसिक कारणों की वजह से जो ये फीवर आता है, उसके ये सिम्टम होते हैं। एक होता है भयद ज्वर, किसी किसी को, अभी मैं एक और बात बता रहा हूँ कि मेरे क्लासमेट जब थे ना, तो उनको रैगिंग होता था बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे, उस जमाने में इतना रैगिंग होता था कि कपड़े निकाल के रात को साइकिलिंग कराते थे सीनियर, और बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। और डांस करो, कोई शूटिंग करेगा, कोई डांस करेगा लड़कियों के सामने, इतना बेइज्जती होता था, इतना बेइज्जती होता था, कोई कोई चीज़ ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे।
इतना ज्यादा भय में रहते थे, इतना डर लगता था। तो फीवर बहुत सारे लोग को आता था। एक बार क्या हुआ कि मुझे अपना फर्स्ट बीएमएस का याद है। मेरा तो रैगिंग ही नहीं हुआ, मैं एनसीसी कैडेट था। मतलब बीएमएस में एडमिशन होने के पहले एक तो मैंने एनसीसी में यहाँ किया था। तो मेरा पूरा मिलिट्री कट था और मेरे पापा डिफेंस में थे। तो मैं किससे नहीं डरता था और मुझे तो लैंग्वेज भी नहीं समझ आता था। तो मेरे को किसी ने कुछ किया, मुंह पे ऐसे पानी मारा रैगिंग के टाइम पे। तो मैंने कंप्लेंट किया, 4 लोगों को तो ये रेस्ट्रिकेट करा दिया। फिर मेरा तो रैगिंग ही नहीं हुआ। लेकिन एक बार क्या हुआ कि क्लासरूम में सारा लेक्चर्स खत्म हुआ तो सारे सीनियर्स आ गए पूरे हमारे क्लास में। और मुझे उन लोगों ने कहा कि इसको हटा दो, क्योंकि ये कंप्लेंट कर देगा। मुझे हटा दिया गया। फिर उसके बाद में सीनियर्स ने इतना रैगिंग किया, 3 घंटे तक इतना टॉर्चर किया कॉलेज के बाद। धड़ाधड़ धड़ाधड़ सबको मारते गए मारते गए, इतना मारे इतना मारे। फिर उसके बाद में कुछ मेरे हॉस्टल के सीनियर्स गए और उन्होंने देखा तो एक मेरा क्लास का लड़का था, नरेश देशमुख। उसको क्या हुआ कि उसका ना हार्ट बीट ऐसे देखा तो इतना ज्यादा हार्ट बीट बढ़ गया था, धड़ 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 हो रहा था। और इतना वो डर में थे, इतने डर में थे ना मेरे क्लासमेट कि अगर उनके घर पे कोई गया ना तो आहट से भी वो लोगों को ऐसे तकलीफ हो रही थी। और बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे, रैगिंग का इतना जो दहशत होता था। और कभी कभी ना वो सीनियर बोलते थे कि हमारा रूम साफ करो, हमको ये करो वो करो, मार पीट इतना ज्यादा होता था। एक बार तो वहाँ अमरावती में ऐसा हुआ कि मोर्चा निकालना पड़ा। एक सीनियर था मेरे कॉलेज में नहीं, इंजीनियरिंग में, उसने तो ऐसे जला दिया था एक जूनियर को। और उस पर फिर केस हुआ और कोई पॉलिटिशियन का बच्चा था। तो ऐसे हुआ था उस टाइम पे। बहुत जो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा तकलीफदायक रैगिंग होती थी। तो कुछ लोग सहन कर पाते थे, कुछ लोग नहीं कर पाते थे। तो ये जो भयद ज्वर, डर के मारे जो ज्वर होता है, ऐसे सिम्टम्स मैंने देखे हैं बहुत सारे लोगों में। तो त्रास प्रायम भया ज्वरे, मतलब जो ऐसा त्रास प्राइम बहुत ज्यादा ऐसे मन में भीति होती है, भय होता है, उसके वजह से ज्वर होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, मन शुद्ध हो जाता है, बहुत ज्यादा ना घबराहट बहुत ज्यादा होती है और भयभीत रहता है, मन अस्वस्थ लगता है, तीक्ष्ण वेगी ज्वर होता है। और ऐसे बार बार उसको चक्कर आता है, उसको चलने फिरने में तकलीफ होने लगती है, बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करने लगता है, माइंड कंट्रोल में नहीं रहता। एक बार ऐसा ही हुआ था कि मेरे को ना किसी ने बुलाया था, एक हमारे सीनियर थे यूएसए में, उसी बीएमएस कॉलेज की थी, उनकी शादी हो गई तो यूएसए में थी। तो वो मुझे बुलाई कि आप ना यहाँ नागपुर में आ जाइए, हम एयर टिकट देते हैं, मेरी मदर को पैरालिसिस हुआ है। 2005 की बात है। तो मैं गया, यहाँ से प्लेन का टिकट उन्होंने कर दिया था। तो मैंने पूरा हेतु निकाला कि पैरालिसिस क्यों हुआ। मतलब आंटी जो थी वो सीनियर की जो मदर थी वो एकदम ठीक थी, तो क्यों पैरालिसिस हुआ। उन्होंने बोला कि जब ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कहा था ना कि सारे यूपी बिहार वाले लोग चले जाओ, और बहुत ज्यादा दहशत का माहौल हो गया था। राज ठाकरे ने जब किया था आंदोलन कि जो पर प्रांतीय हैं उनको यहाँ महाराष्ट्र से भगा दिया जाएगा और केवल स्थानिक लोगों को दिया जाएगा। तो उससे इतना दहशत हो गया था ना, बहुत सारे लोगों को ना डर के मारे ये बीपी बढ़ के कंटिन्यू बीपी रह रहा था। और फिर वो आंटी को यही कारण से ये हो गया था, मतलब पैरालिसिस हो गया था। तो मैंने उनसे देखा, फिर मैंने कहा कि आपको क्यों डर लग रहा है इतना ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि हमने इतना मेहनत से सब घर और बनाया और फिर सभी को मार पीट रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ, ये डर के मारे उनको ये हो गया। तो और उनको ज्वर का भी हिस्ट्री था, बीपी भी बढ़ा था और फिर पैरालिसिस भी हो गया, रक्तवाहिनी फट के और पैरालिसिस हो गया। और उसके बाद में जब पैरालिसिस हो गया तो एक ही चीज नहीं हुआ, उनके मतलब घर में इतना दुख हुआ कि जो उनकी बहू थी, क्योंकि पैरालिसिस हो गया, तो बहू जो थी ना वो अभी वॉशरूम को मल मूत्र को साफ करना, क्योंकि उनको उठा बैठा भी नहीं जा रहा था, तो बहू घर छोड़ के भाग गई। वो क्या बोली अपने मतलब उनके बेटे से बोली कि या तो ये सास रहेगी या मैं रहूंगी, मैं रोज इनका मल मूत्र साफ नहीं करूंगी। मतलब इतना उनको और ज्यादा डिप्रेशन आया, और ज्यादा घबराहट हुआ कि मैं जीऊंगी कि मर जाऊंगी। उनके हस्बैंड साथ में थे, बेटा साथ में था, लेकिन बेटा जो था वो आज्ञाकारी था। वो बोला कि बहू को बोला कि तुमको जाने जाओ, मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। तो ये भय का स्थिति था। फिर मैंने उनका पल्स रेट देखा ना, तो उनका सच में बहुत ज्यादा ऐसे पल्स रेट भी हाई था और वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में थी, कंटिन्यू एंग्जाइटी में थी। तो मुझे मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी वटी ये सब देना पड़ा और उनका काउंसलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ा कि आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये ऐसा भयद ज्वर जो है ना, मैं आप लोग को एग्जाम्पल देके इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को समझ आए। ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास। कामत ज्वर मैंने बता दिया, शोकत ज्वर बता दिया, डिप्रेशन की वजह से पेशेंट आते हैं। फिर भयद ज्वर बता दिया,
क्रोधक ज्वर का भी मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे एक पेशेंट है, उनको ना अपनी वाइफ पे और उनकी मदर पे कुछ तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कुछ तो प्रॉपर्टी के पेपर्स जो थे ना वो किसी और को दे दिए, मतलब साइन करके कि सारा प्रॉपर्टी जो है वो हमारे भाई को हो जाए। तो इनके इतना, मेरे पेशेंट जो थे ना, मेल पेशेंट थे, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उनको फीवर आ गया। वो कम से कम 2-3 घंटा कंटिन्यू चिल्लाते रहे, और वो शायद किसी का मर्डर कर देते, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, एकदम वायलेंट हो गए थे। और उसके बाद में उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया, और फिर नीचे उनको तुरंत पाइल्स हो गया। फिर वो मेरे पास आए 2-3 दिन के बाद आए, और मेरे को बोले कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मुझे बहुत 4th डिग्री का पाइल्स हो गया। फिर मैंने अपने सर से पूछा, जमदग्नि सर के पास, उस टाइम पे मैं जाता था सर के पास। तो सर बोले कि अच्छा हुआ कि ब्रेन का रक्तवाहिनी नहीं फुटा, नहीं तो वो पैरालाइज्ड हो जाते। नीचे पाइल्स हो गया, वो अच्छा हो गया। मतलब इतना सोचिए, इतना प्रेशर होता है कि ये सब हो जाता है। ऐसे ही मैंने एक और पेशेंट देखा था। एक कोई तो मेरे से 1-2 साल बड़ी एक दीदी आती थी। तो वो ना बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। उनका लव मैरिज हो गया था। वो ना बिहारी थी, और उनका आर्मी के कोई बंगाली कैप्टन, आर्मी के कैप्टन से शादी हुआ था। तो उन दोनों में कुछ तो झगड़े हो रहे थे, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। तो उसी टाइम पे मेरा नया नया क्लिनिक खुला था। तो कुछ डीएमएलटी के लोग भी आते थे कि हमें फ्री में चेक करना है, आपके पेशेंट का ब्लड सैंपल देखना है, और हम लोग फ्री में करेंगे, फ्री सर्विस। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जो दीदी थी ना, उनका ना ब्लड निकाला गया। ब्लड निकाला तो नॉर्मली ब्लड कैसा होता है, तो ब्लैक होता है, रेड, लाल होता है, रेड होता है। लेकिन उनका ब्लड जो था एकदम काला था, इतना काला था। तो मुझे लगा कि अरिष्ट सूचक लक्षण है क्या, इतना ज्यादा काला था। और वो दीदी ने घर जाके शाम को पूरा ये कैरोसिन डाल के और खुद को जला दिया। फिर ये जो डीएमएलटी वाले जो थे, लैब टेक्नीशियन, उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या मिला। तो बोले कि हम तो डर गए कि इतना काला खून कैसे आया। फिर मैंने सर से पूछा, अपने जमदग्नि सर से पूछा। तो वो बोले कि ये तो अरिष्ट सूचक लक्षण है कि जो रक्त जो है वो काला हो जाना। और दूसरा सर ने ये बताया कि उसके बॉडी में ऐसी संप्राप्ति हुई कि वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में थी, इतना ज्यादा डिप्रेशन में थी कि रक्त का कलर ही चेंज हो गया। मतलब माइंड जो है ना, वो जब कोई बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कुछ बातें उनका पर्सनल था, वो मुझे पता नहीं चला, बस ये पता चला कि उनका कुछ तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। एक तो लव मैरिज हुआ था, और दूसरे इंटर कास्ट भी हुआ था, और इंटर स्टेट भी हुआ था। तो उसकी वजह से वो दीदी को और वो एक माँ के घर में ही रह रही थी बहुत दिन से। तो उनका ना ऐसा हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ दुख इतना, और मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया। ये सारे जो मानसिक कारण होते हैं, यह ज्वर उत्पन्न करते हैं। ज्वर करेंगे या फिर वो सुसाइडल थॉट्स आएंगे, या कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। इसलिए हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हमें काउंसलिंग कराना चाहिए। हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं समदोष समाग्निश्च समधातु मलह क्रिया प्रसन्नात्मेंद्र मना स्वस्थित विदेते। आत्मा है, इंद्रिय और मन, यह स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, प्रसन्न रहना जरूरी है। अगर प्रसन्न नहीं है तो वो कुछ ना कुछ तो विकृति है। इस तरह से मैं अपना लेक्चर जो है समाप्त करता हूँ। अभी हम लोग कल जो करेंगे वो आगंतुक ज्वर करेंगे, फिर धातुगत ज्वर, संतत सतत तृतीयक, संतत सतत अन्यदुष तृतीयक चतुर्थक, ये हम लोग परसों करेंगे। क्योंकि ना चरक संहिता जो भी हम पढ़ते हैं या काय चिकित्सा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना चाहिए। एक ही बार ज्यादा पढ़ेंगे ना तो दिमाग पे भी लोड आएगा, क्योंकि ये हम व्याधि पढ़ रहे हैं, हमको समझना है। अगर मुझे जूम का अगर आईडी दे दिया जाता तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता, लेकिन अभी तो जो सुविधा मिली है तो उसी पे खुश रहना चाहिए। और हम ना कल से माधव निदान का भी आगे का कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि माधव निदान हमारा 2 दिन का ब्रेक हो गया। डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोगों ने भी देखे ऐसे पेशेंट देखे होंगे जो भय के कारण जो ज्वर में रहे, कामत ज्वर में रहे, क्रोधक ज्वर में रहे। ये सब आप इंटरेक्टिव सेशन जब होगा रात को तब कृपया बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी देखे हैं, मुझे मालूम है आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों ने आसपास देखे होंगे पेशेंट। डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रमन गर्ग जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता चौहान जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नरेन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रेणु पांडे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रश्मि भट्ट जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गौतम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अभी क्या है, जूम नहीं है तो मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा हूँ, ये फेसबुक लाइव चल रहा है ना। मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग जूम पे करें, डिस्कस करें।
डॉक्टर यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी, डॉक्टर विकास जी ने तो जरूर ऐसे पेशेंट देखे ही होंगे इनके प्रैक्टिस में। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रीदेवी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, और हम लोग ना आज 8 बजे जब इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, तो आप कृपया ऐसे ज्वर के पेशेंट के बारे में डिस्कस करिएगा जो आप लोगों ने देखे हैं, जो मानसिक मतलब कष्ट में रहने की वजह से जिनको ज्वर हो गया, और द्वंद्व ज्वर के बारे में भी बताएगा कि आप लोग के प्रैक्टिस में कैसे पेशेंट आते हैं। क्योंकि क्या है ना कि संभाषा बुद्धिवर्धनम श्रेष्ठा, जितना हम संभाषा करते हैं ना उतना, और आप लोग के जो एक्सपीरियंस है वह सभी को सीखने के लिए होते हैं। पेशेंट हमारे पास जो आते हैं ना, किताबी ज्ञान अलग होता है, और जितना हमारे पास पेशेंट हम लोग देखते हैं उसका अनुभव, वह अब सब पेशेंट तो हमारे पास आ नहीं सकते हैं। आप तो इसीलिए हमें सभी का अनुभव लेना जरूरी है कि आपके पास कैसे पेशेंट आए, आप लोग भी बताइए, ताकि हमारे पास जब पेशेंट आए तो ऐसा डिस्कस किया रहता है ना, तो याद आ जाता है कि हाँ डॉक्टर रमन गर्ग जी ने ऐसा बताया था, ऐसा पेशेंट था, ऐसा हो गया। इसीलिए डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर चरिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। अभी हम लोग ना 8 बजे मिलेंगे, तो आप लोग आइए। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।